वैक्सीन का तो कुरान करीम में जिक्र ही नहीं है। वैक्सीन कैसे लगा सकते? इस किस्म की भी बातें कुरान करीम में जहाज का जिक्र है, हवाई जहाज का जिक्र है। दुनिया में इकोनॉमी चलती है ट्रेंड वर्कर पे। चीन में पढ़ा लिखा ट्रेंड वर्कर है, इसलिए मईशत वहां जाती है। हत्ता कि इंडिया हमसे। हेलो गाइस, वेलकम टू बलोची रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपनी डिस्कशन कर रहा है, जो कि भारत के हवाले से है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। वैक्सीन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 है और भारत की इकोनॉमी फ्यूचर में चीन को टक्कर देगी। जी हाँ, ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के एंकर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा वो मजीद क्या कह रहे हैं, ये वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन पर लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वैक्सीन का तो कुरान करीम में जिक्र ही नहीं है। वैक्सीन कैसे लगा सकते? इस किस्म की भी बातें कुरान करीम में जहाज का जिक्र है, हवाई जहाज का जिक्र है। दुनिया में इकोनॉमी चलती है ट्रेंड वर्कर पे। चीन में पढ़ा लिखा ट्रेंड वर्कर है, इसलिए मईशत वहां जाती है। हत्ता कि इंडिया हमसे बेहतर है। हमारे लोग वैसे ज्यादा इंटेलिजेंट, चीनियों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंडियन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो पढ़ा लिखा वर्कर कहाँ है? चीन आपको जितनी वैक्सीन आप चाहते आपको उधार देने के लिए, अब भी उन्होंने दी है, अब उन्होंने दी है। आप एक फौज को इन्वॉल्व करते, उनकी इतनी बड़ी मेडिकल सर्विसेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फौज खुद इन्वॉल्व कर लेती है। आप 1 करोड़ को लगा सकते थे। हारून साहब, इस ताखीर से कितना नुकसान हुआ? इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे। तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है और मुझे खतरा है लॉकडाउन करना पड़ा। कुछ एक बड़ा शिफ्ट हमें नज़र आया है पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की तरफ से। फिर ऐसा ही शिफ्ट हमें सऊदी अरब और ईरान के बीच में नज़र आया, अमेरिका और ईरान के बीच में आया। ग्लोबल कुछ ऐसा मॉडल करने की कोशिश हो रही है कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएं। सिर्फ जो एक इशू ज़ाहिर है वो इसमें अनएड्रेस्ड रहता है, वो पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है वो है, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ मूव हो रही हैं अपनी अपनी जगहों से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तो हमेशा से ये बात करता रहा कि बातचीत होनी चाहिए और पुरअमन तरीके से मामला हल होने चाहिए, लेकिन भारत कोई ना कोई रास्ता निकाल के तो इस प्रोसेस से हटता रहा, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर या 2 फ्रंट इशू जो भी आप लेके चलें वो आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया में तो आपने कोई तब्दीली नहीं देखी, हमारी तरफ तब्दीली तो हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आई। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या है कि इंडिया ने आपको एक ऑफर कर दी कि जी हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, नॉर्मलाइज करने को तैयार हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह छलांगे मारने शुरू कर दी हमारे लोगों ने। जिस तरह के ट्रंप ने कहा था मैं सालिसी करने को तैयार हूं, तो यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए। अच्छा, हालांकि इंडिया को तो कभी काबिल कबूल नहीं हुई सालिसी, और उसके अलावा यह है कि अमेरिका कौन सा कोई ईमानदार सालिस होता, वो भी जिस तरह अफगान इशू पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत को वहां बिठा दिया, यहाँ भी वो भारत को ओबलाइज करता। लेकिन ये हमारे यहाँ कोई मसला है कि लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं। आपने अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने हैं तो किन बुनियादों पे, वो कौन से ऐसे नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे? मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिसर्स की अक्सर बात करता रहता है और वो बड़े वाज़ेह हैं कि जनाब कश्मीर में आप पहले तो वो हालात पैदा करें जहां हम नेगोशिएशन की बात किया करते थे। इन हालात में तो नहीं हमने नेगोशिएशन की बात की। जब आपने 370 आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया तो वो तो बातचीत का सारा किस्सा ही मुख्तलिफ हो गया। तो आप पहले उस नुक्ते पे जाएं जहां बातचीत की हम करते थे, तो वो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। वो तो छोड़ दीजिए, जो कश्मीर में मजालम हो रहे हैं, जिस तरह लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह कर्फ्यू है, जिस तरह कोरोना की सूरत हाल वहां पे बदतर है, अस्पताल भरे पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, ऑक्सीजन नहीं वहां पे, वो जो ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा वहां पे कोहराम मचा हुआ है, वो तक तो आप छुड़वा नहीं सके। तो बात किससे करनी है आपने, किस बात की? तो ये एक ऐसे ही हवा में घोड़ा छोड़ देने वाली बात है। पाकिस्तान को हमारे तो बड़े सीनियर और सीरियस लेवल के ऊपर हमने देखा है कि वो गलत है। ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट में वो मुझे बेतुकी नजर आती है उस वजह से कि दूसरी तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो कहीं आपको कोई कंसेशन देना चाहते हैं, कहीं वो आपसे आपका कोई जायज मुतालबा मानना चाहते हैं, वो तो है ही नहीं। सही। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ वो जिसने भी की है वो बिल्कुल इस वक्त बेमौका और बेतुकी। ठीक हो गया। ताहिर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ईरान के ऊपर जो पॉलिसी तब्दील हुई है, और सऊदी अरब ने भी इंडिया दिया कि वो बात करेंगे ईरान के साथ, तो जाहिर है ईरान नेबरिंग कंट्रीज़ और अफगानिस्तान की सूरत हाल में देखें
تو وہ بھی ایک بہت ہی اہم اس کے اسٹریٹجک اس میں ایکویشن میں آتے ہیں. پھر روس اور پاکستان اور چائنا جس طریقے سے موو کر رہے ہیں وہ بھی بڑا اسٹریٹجک ہے اس ساری سچویشن میں. سعودی عرب کو شاید احساس ہو گیا، لیکن بہت وقت لے کر کے ان کو احساس ہو گیا کہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے میرے خیال میں وہ ان کی کامیاب نہ ہو سکی. یمن کی لڑائی دیکھیں نا، ہم افغانستان کی بھی مثال دیتے ہیں کہ ایک گروپ نے تقریباً 40 ممالک وہ کامیاب نہیں ہو سکے طالبان کے خلاف. تو یمن میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. یمن میں کتنے کوئلیشن فورسز کے ہیں اور کتنے ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ اکثر خبریں آ رہی کہ سویلین مارے جا رہے ہیں، کبھی اسکول پہ، کبھی شادی پہ، کبھی کس پہ. تو یمن کی لڑائی تو نہ جیت سکے نا کوئلیشن فورسز. تو لہٰذا اور ویسے بھی اب لڑائیوں کا میرے کسی سٹیج پہ تو آپ کو بیٹھنا ہے نا. امریکیوں کو بھی 18 سال بعد احساس ہوا کہ طالبان کو شکست نہ دے سکے. طالبان ایک چھوٹی جگہ سے شروع ہو گئے تھے، مشرق سے شروع ہو کے کہ ہر جگہ پہ پھیل گئے وہ ان کی لڑائی. تو وہ بھی بیٹھ گئے اور کافی ساری چیزیں انہوں نے طالبان کی ان کو ماننا پڑا، طالبان کی کافی سارے ڈیمانڈ. تو سعودی عرب کو اگر احساس ہو گیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اب حالات ابھی کوئی زیادہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن بیان اس کے ولی عہد صاحب کا آ گیا ہے اور وہ مطلب ہے کہ اچھی پیش رفت ہیں. پاکستان نے بھی کوشش کی ہے، وزیر اعظم نے بھی کوشش کی ہے، اور فائدہ ان کا ہوگا تو سب سے زیادہ خطے کے ممالک کو ہوگا، پڑوسیوں کو ہوگا اگر یہ ٹینشن ختم ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ سعودی عرب کے بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن صرف بیان تک محدود نہیں ہے، پریکٹیکل عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. صحیح. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آخری کامنٹ مجھے جو آپ سے چاہیے، اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا اس کو بھی 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی فورن پالیسی ریجنل جو ہماری ساری صورتحال ہے، اب لگتا ہے کہ واپس ہماری کانسنٹریشن دوبارہ ریجن کے اوپر، ریجنل بلاکس کے اوپر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے جو تاثر میں لے رہی ہوں، یا پاکستان ابھی بھی صرف انڈیا سینٹرک ہو کے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صرف انڈیا سینٹرک ہونے کی وجہ سے بہت سارے مواقع جو ریجن میں پاکستان کو مل سکتے تھے وہ پاکستان ضائع کرتا رہا ہے. تو اب جو رشیا کے ساتھ اور چائنا اور باقی جگہوں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہم نے سبق سیکھا ہے ماضی سے؟ میرے خیال میں دیکھیں، امریکہ کی جو پالیسی میں تبدیلی آئی، اور یہ ابھی نہیں آئی بلکہ یہ بش اور پھر اوباما، ٹرمپ، اور یہ بھارت کے بہت قریب جو امریکہ گیا ہے، پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان کو بھی متبادل جو ہے ڈھونڈنے چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چین سے تو ہمارے تعلقات بڑے پرانے ہیں، قریبی ہیں، لیکن روس کی طرف سے بھی کافی مثبت جواب آیا تو ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے. پھر ایران سے جو ہمارے اختلافات رہتے تھے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے، کیونکہ ایران نے بھی طالبان کو سپورٹ کیا ہے. اور ترکی کے ہم بڑے قریب ہوئے ہیں.